This is Love Arora and I welcome you all to my channel The Academy by Love. In today's video, we will be studying the second chapter of Indian economic development in class 12th, that is 5-year plans in India. वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस चैप्टर और इस बुक में जो चैप्टर्स हैं वो काफ़ी लेंदी हैं बट बहुत ही ईजी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टडी। चैप्टर का नाम है 5-year प्लान्स इन इंडिया, यानी इस चैप्टर के अंदर हम इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होती थी भारत में या वो कैसे शुरू हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का जो बिल्डअप हुआ है वो शुरू में थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है, उसके बाद प्लानिंग के लिए एक बेस बताया गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज क्या होती हैं, गोल्स क्या होते हैं, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इट्स मीनिंग। Economic planning, it refers to a system of planning in which a central authority determines the target and formulate policies and programs for their achievement by rationally utilizing the scarce resources. Economic planning एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी कोई भी टारगेट या कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल्स डिटरमाइन करती है और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए पॉलिसीज या प्रोग्राम्स को बनाती है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत स्कैर्स होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, तो उनका बहुत ही सही तरीके से उपयोग करना होता है, उनको रेशनली यूटिलाइज करना होता है। एज पर प्लानिंग कमीशन के अनुसार जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि कंट्री की जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करना डिफरेंट डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में, ग्रोथ की एक्टिविटीज़ में, जो कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज़ मतलब जो हमारे देश की सबसे प्रमुख कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए, या जो भी हमारी मेन नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ही यूज़ किया जाए। ऐसी प्लानिंग को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। प्लानिंग स्टार्टेड इन इंडिया विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन इन 1950। इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में प्लानिंग कमीशन के एस्टेब्लिश होने के साथ 1950 में शुरू की गई। इसके पहले चेयरमैन थे पीसी महालनोबिस, रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन 2015। 2015 में भाजपा सरकार बनने के बाद प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग का नाम दे दिया गया है। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट इन 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग का सब्जेक्ट आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टेट और सेंटर दोनों ही अपने अपने लिए इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ प्लानिंग। थोड़ा वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन हम करेंगे, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये बहुत लेंदी वीडियो बनेगी या बहुत ज़्यादा होगी, मटेरियल बहुत ज़्यादा है। मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हाँ लेंथ में ज़्यादा है लेकिन बहुत कॉमन है, आपको बहुत आसानी से समझ इसके अंदर आ जाएगा। तो चलिए वापस आते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग पे। डायरेक्टिव प्लानिंग, इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ प्लानिंग इन विच मेन फोकस इज टू डायरेक्ट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सो दैट इकोनॉमी नेवर गोज इनटू स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। क्या है डायरेक्टिव प्लानिंग? डायरेक्टिव प्लानिंग के नाम में ही डायरेक्ट शब्द आ रहा है, मतलब किसी को दिशा दिखाना। इस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? इस सिस्टम के अंदर बस डिमांड और सप्लाई को डायरेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ताकि हमारी इकोनॉमी कभी भी डिसइक्विलिब्रियम में ना पहुंच जाए। कभी डिमांड बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना हो जाए, सप्लाई बहुत कम या बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो इसका ख्याल रखना ही ये डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर किया जाता है। नो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है वो डायरेक्ट ग्रोथ की प्रोसेस में पार्ट नहीं लेती है, कोई ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करती है। प्राइवेट सेक्टर इज एडवाइज्ड डूज एंड डोंट्स सच दैट नेशनल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल गेन्स आर बोथ मैक्सिमाइज्ड। हाँ, लेकिन जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो खुद तो आगे आगे पार्ट नहीं लेती, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को ये बताती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, ताकि जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो भी मैक्सिमाइज हों और जो प्राइवेट सेक्टर के इंडिविजुअल गेन्स हैं वो भी मैक्सिमाइज हो जाएं। इट इज़ फॉलोड इन कैपिटल इकोनॉमीज। डायरेक्टिव प्लानिंग को ज़्यादातर देखा गया है कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के अंदर ही फॉलो करी जाती है। जो दूसरा टाइप है प्लानिंग का, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग, जो बिल्कुल डायरेक्टिव प्लानिंग का उल्टा है। इट रेफर्स टू सिस्टम इन विच गवर्नमेंट टेक्स पार्ट इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डायरेक्टिव प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट पार्ट नहीं ले रही थी,
लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है उसके अंदर गवर्नमेंट एक एक्टिव पार्ट लेती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर पार्ट नहीं लेता। प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ भी पार्ट लेता है, दोनों एक साथ काम करते हैं ग्रोथ के लिए। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ वर्क फॉर ग्रोथ टुगेदर। सोशल गेन्स आर मेन मोटिव, यहाँ पर सोशल गेन्स वेलफेयर मेन मोटिव होता है। इट इज फॉलोड इन सोशलिस्ट एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी और मिक्स्ड इकोनॉमी में भी, जैसे भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, वहां पर भी ये फॉलो किया जाता है। तो हमारे भारत के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग को ही फॉलो किया जाता है। नाउ टाइप ऑफ इकोनॉमीज, अभी हमने पढ़ा कि प्लानिंग के दो टाइप होते हैं। अब इकोनॉमीज कितने टाइप की होती हैं, ये आप लोग बहुत ही जनरल टॉपिक है, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, पर उसको फटाफट रिवाइज करते हैं, ज़्यादा इसके ऊपर ड्वेल नहीं करेंगे। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, वो उनके ओनर्स होते हैं, और जो भी डिसीजन लेने होते हैं इकोनॉमिक, वो इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर अपने मर्जी से ही लेता है। देयर मेन मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उनका जो मेन मोटिव है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये वर्ड थोड़ा गलत टाइप हो गया, देयर मेन मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो इसको देयर मेन लिखेंगे। फीचर्स क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, प्राइवेट सेक्टर उनको ओन करता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब जब प्राइवेट सेक्टर उनको ओन करेगा तो प्राइवेट सेक्टर का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। और तीसरा, गवर्नमेंट रोल इज कन्फाइंड लार्जली टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का जो रोल है वो लार्जली कहां तक कन्फाइंड होता है कि बस वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और कंट्री के डिफेंस के ऊपर ध्यान दे। यानी यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट को एक एक्टिव रोल नहीं दिया जाता, सब्सिडरी रोल होता है गवर्नमेंट का कि बस लॉ और ऑर्डर मेंटेन करेगी। मेरिट्स क्या है इस इकोनॉमी के, सबसे पहली बात कि सेल्फ इंटरेस्ट का प्रमोशन होता है, प्रॉफिट बहुत मैक्सिमम होते हैं, और जीडीपी ग्रोथ का जो रेट होता है दैट इज वेरी फास्ट। डीमेरिट्स क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पर बात नहीं करी जाती, सिर्फ वही गुड्स बनाए जाते हैं जो हाई प्रॉफिट यील्ड करते हैं। पुअर पीपल को गुड क्वालिटी गुड्स नहीं मिल पाते क्योंकि उनकी जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनकी रीच से बाहर होता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पे जो ग्रोथ होती है दैट इज़ विदाउट सोशल जस्टिस। जो ग्रोथ है वो विदाउट सोशल जस्टिस यहाँ पर होती है। सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सोशली ओन्ड होते हैं या पब्लिक ओनरशिप होती है उनकी। इट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच देयर इज सोशल और पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कलेक्टिवली ओन होंगे, किसी एक बंदे के नहीं होंगे। इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट विद इन मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जो इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं या किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाते हैं, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहली बात पब्लिक ओनरशिप होती है। दूसरा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से यूज किया जाता है कि सबसे पहले सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। यहां भी प्रॉफिट की बात होती है, लेकिन प्रॉफिट यहां पे सेकेंडरी मोटिव होता है और मेन मोटिव या प्रायोरिटी क्या होता है, सोशल वेलफेयर। थर्ड, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। यहां पर जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, जो ग्रोथ की प्रोसेस है, वहां पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, कॉन्ट्ररी टू कैपिटलिज्म जहां पर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं निभाया जाता। मेरिट्स क्या है यहाँ पर, सबसे पहली बात कि इनकम और ग्रोथ के जो बेनिफिट्स निकलते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है या ग्रोथ होती है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं, इक्वालिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन में, और यहाँ पर जो ग्रोथ होती है दैट इज विद सोशल जस्टिस। डीमेरिट क्या है, सबसे पहली बात कि जब हम लोग ज़्यादा मैक्सिमम वेलफेयर के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा जीडीपी ग्रोथ की जो पेस होती है, जो उसका रेट होता है वो स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि स्लो पेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ एज इट इज नॉट डायरेक्टेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है, जो मेन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है दैट इज सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। वहीं पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो बहुत तेज ग्रोथ करती है, उसका कारण ये है कि वो लोग जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को एग्जिस्ट। इस इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप भी होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की और पब्लिक ओनरशिप भी होती है।
प्रोडक्शन डिसीजंस आर टेकन बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। जो यहाँ पे प्रोडक्शन डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रख के लिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस को भी उतनी ही अहमियत यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर बाय की स्पेलिंग गलत हो गई है गलती से, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर मिक्स इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन डिसीजंस हैं वो दोनों सेक्टर्स लेते हैं मिलकर, प्राइवेट सेक्टर भी लेता है और पब्लिक सेक्टर भी लेता है। फीचर्स क्या है कि को ओनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, प्राइवेट सेक्टर के पास भी है, गवर्नमेंट सेक्टर के पास भी है। प्राइवेट सेक्टर जो डिसीजन लेता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से लेता है, और गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से लेती है। बोथ सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। अगर हम बोलते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मिक्स इकोनॉमी का, तो नहीं, दोनों ही सेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इकोनॉमी के। मेरिट्स क्या है? मेरिट्स जो कैपिटलिज्म के मेरिट्स हैं, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट हैं वही इसके मेरिट हैं, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स हैं वो भी इसके मेरिट है। यानी इसके जो मेरिट्स हैं वो कंबाइंड है। जीडीपी ग्रोथ यहाँ पर होती है, साथ साथ में सोशल जस्टिस की बात भी यहाँ पे करी जाती है, इक्वालिटी को भी प्रमोट करा जाता है। डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बहुत एक्टिव रोल है। तो जो कभी कभी जो हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट बहुत करप्ट हो जाती है, करप्शन के केसेस आते हैं, उसकी वजह से, करप्शन की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है। प्रोडक्टिविटी जब लो हो जाती है तो हमें लगता है कि जो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अब ये हमें लॉस करके देगा, तो हम उसको बेचने का ट्राई करते हैं इन दी हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसे हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है पब्लिक एंटरप्राइजेस की वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी तीनों इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में। अब हम आते हैं 5 ईयर प्लान्स के जो मेन टॉपिक इस बुक के अंदर, जिसके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। हमने प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग बेसिकली क्या है कि जो हमारी कंट्री की जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से हमें यूज़ करना है ताकि जो हमारी कंट्री की मेन नीड्स हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकें। गोल्स ऑफ प्लानिंग आर द एंड रिजल्ट दैट ए गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव। हमने सबसे पहले पढ़ा था, आप अगर लोग दोबारा देख पाएं, कि यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट टारगेट सेट करती है। ये टारगेट्स क्या हैं? ये टारगेट्स हैं गोल्स। ये जो मेन टारगेट, जो एंड रिजल्ट है, जहां पर हमें पहुंचना है, यही है वो हमारे गोल्स। जो गोल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स, जिनको हम लंबे टाइम में अचीव करने की बात करते हैं, और दूसरे होते हैं शॉर्ट पीरियड गोल या शॉर्ट टर्म गोल्स, जिनको हम अपनी करंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेट करते हैं। क्या होते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स? लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन गोल्स ऑफ ऑल 5 ईयर प्लान्स एंड आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। लॉन्ग पीरियड गोल्स हमारे 5 ईयर, जितने भी हम 5 ईयर प्लान्स हमारे आज तक बने हैं, अब नहीं बनते क्योंकि 2015 में प्लानिंग कमीशन हट चुकी है, तो अब नीति आयोग जो है काम करती है। तो जो हमारे 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो, जो हर 5 ईयर प्लान के अंदर जो कॉमन गोल्स होते हैं वो लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक गोल्स, दीज आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। ये वो प्लान्स होते हैं जो हर साल बनते हैं। एक साल का जो प्लान बनता है, जिसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो बजट के अंदर जो हमारा गोल डिस्क्राइब किया जाता है ना, कि मेन हम जो रिफ्लेक्ट होता है गोल, कि हाँ ये इस बजट के अंदर हमारा गोल अब ये है, तो वो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं। एवरी प्लान इज डिजाइंड विद डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हर प्लान को एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के साथ बनाया जाता है। लॉन्ग टर्म गोल्स उसमें हमेशा कॉमन रहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कई यार हमने ये सुना है कि बच्चे ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स अलग अलग होते हैं। बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जब आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं तो उनको अचीव करने के लिए आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं, क्योंकि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना। जो मेन आपका, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जो लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं वो हो गए आपके कि आपको अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर से खत्म करनी है इन 5 सालों में। 5 सालों में आपको गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करनी है, तो पहले साल उसने क्या करा, पहले साल उसने वोकेशनल स्टडीज करवानी शुरू कर दी। तो ये शॉर्ट पीरियड गोल हो गया। अब वोकेशनल स्टडीज जब होंगी उससे क्या होगा, उससे लोग कोई स्किल सीखेंगे, आगे कुछ काम कर पाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी। दूसरे साल में क्या करा, दूसरे साल में जो वोकेशनल स्किल्स वो सीख रहे थे उनको स्टार्टअप्स के लिए पैसा दिया कि आप लोग अपना स्टार्टअप्स खोल लो।
तो उन स्टार्टअप्स के लिए उनको पैसा मिला, जब वो स्टार्टअप्स खोलेंगे किसी काम में आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे खत्म हो जाएगी। तो हर 5 साल में वो क्या करेंगे, कुछ शॉर्ट पीरियड गोल्स बनाएंगे, जिससे वो शॉर्ट पीरियड गोल एंड में हमें क्या अचीव करके देंगे, हमारा लॉन्ग पीरियड गोल। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स की। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर 5 लॉन्ग टर्म गोल्स डिस्क्राइब करे गए हैं। एज पर आपकी बुक के हिसाब से भी 5 लॉन्ग टर्म गोल्स बताए गए हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग टर्म गोल है यहाँ पर वो है जीडीपी ग्रोथ का। इंक्रीजिंग जीडीपी मींस इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था। इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो एक इकोनॉमी के अंदर अगर जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका फ्लो बढ़ेगा। जब जीडीपी ग्रोथ एक लंबे टाइम पीरियड तक होती रहती है, उसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। अब ये जीडीपी का बढ़ना ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। या तो हमारी कंट्री का रिसोर्स बेस बहुत अच्छा हो या बहुत बढ़ जाए, और दूसरा जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करें। तो अगर हमारा मेन जो गोल है दैट इज जीडीपी ग्रोथ, तो हम उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स क्या बना सकते हैं कि हम इस बार अपनी कंट्री के अंदर वेस्टेज कम करेंगे ताकि रिसोर्स बेस हमारा ज़्यादा खराब ना हो। दूसरा हम शॉर्ट टर्म गोल क्या बना सकते हैं कि हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन की नई टेक्निक्स को बाहर से इंपोर्ट करेंगे, या फिर हमारी कंट्री के अंदर ही रिसर्च करके नई टेक्निक्स को डेवलप करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हम शॉर्ट टर्म गोल्स बना सकते हैं। जो दूसरा लॉन्ग टर्म गोल है दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या होती है फुल एम्प्लॉयमेंट? आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप पूरा पॉज करके इनको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। नोट्स रेडीमेड नोट्स हैं, आपको इनमें कोई भी चेंज करने की जरूरत और नहीं पड़ेगी। आइए दोबारा पढ़ते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इट रेफर्स टू सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल who are able and willing to work at existing wage rate are getting work। वो सब लोग जो काम करने के लिए सक्षम हैं और काम करना चाहते हैं उसी रेट पे जो रेट मार्केट में इस वक्त चल रहा है, जब उन सब लोगों को काम मिल जाता है। जी हाँ, जब उन सब लोगों को काम मिल जाता है, इस कंडीशन को हम, इस सिचुएशन को हम फुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यही हमारी इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव को हम सोशल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, किसका? प्लानिंग का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट देने के बाद ये सोचते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो लोगों काम करना चाहते हैं उनको फिर भी नहीं मिल पाता, उसको हम खत्म करने का ट्राई करें। इट एम्स टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ। ये इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करने की बात करती है। क्या होती है इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो ग्रोथ की प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, उसके अंदर पार्ट लें, कंट्री को डेवलप कराने में हेल्प करें, काम करें, और जो ग्रोथ से, जो डेवलपमेंट से जो वो काम करेंगे, उससे जो बेनिफिट निकलेगा, उसका रिजल्ट, उसके बेनिफिट्स भी सभी सेक्शंस के अंदर बट जाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ रिचर सेक्शन ही और अमीर होता जा रहा है और पुअर और गरीब होता जा रहा है, ऐसा ना हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो मेन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इक्विटी। जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? जो भी हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, जीडीपी जो बढ़ेगा, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होगी, उससे जो भी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके जो बेनिफिट्स निकलेंगे, वो किसी सिर्फ एक ही सेक्शन को ना मिले, किसी हैंडफुल ऑफ पीपल को ना मिले, वो सबको मिले। ऐसा ना हो कि रिच के इंटरेस्ट तो सर्व होते रहें, रिच के इंटरेस्ट पूरे होते रहें, लेकिन पुअर के जो इंटरेस्ट हैं उनसे उनको डिप्राइव कर दिया जाए, वो उनके पूरे ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा होना चाहिए? बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, जो हमारी कंट्री के अंदर आज नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो गरीब है, और एक बहुत छोटा सेक्शन है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, जो पूरी कंट्री की लगभग 70% वेल्थ को होल्ड कर रहा है। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये भी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये हमारी प्लानिंग का सबसे प्रमुख उद्देश्य है, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपडेट करें अपने आप को, और अपडेट करने के बाद हम उस नई टेक्नोलॉजी को क्या करें? अडॉप्ट कर लें। यानी अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में नई नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अपडेट करें और उसको अडॉप्ट करें, ये होती है मॉडर्नाइजेशन। इससे क्या होगा? जब हमें पता है कि रिसोर्सेज बहुत जल्दी नहीं बढ़ पाती, रिसोर्सेज का डेवलप होने का जो प्रोसेस या रिन्यू होने का प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है, तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज में ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं? एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा।
तो अगर मुझे अपने कंट्री की, अपने नेशन की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है, कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। हमारी कंट्री के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारी कंट्री के अंदर जहाँ पे हमने नई टेक्निक का यूज़ किया। जब हमने HYV सीड्स का यूज़ किया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, तो हमने देखा कि हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गई फूड ग्रेन्स में। तो यही है मॉडर्नाइजेशन, जब हम नई टेक्निक्स को यहाँ पर लेकर आते हैं और उससे अपनी कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ मॉडर्नाइजेशन टेक्निकल ही नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिकल उसका एस्पेक्ट नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का इंडिया में एक सोशल कंटेक्स्ट भी है जो बहुत कम देशों में होता है। भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुरानी सोच के हैं या रूढ़िवादी सोच के हैं। वो आज भी यही सोचते हैं कि वुमेन घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, या कुछ जातियां हैं जिनको वही काम करने चाहिए जो उनके लिए पुरखों ने कहे हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। ये जो हमारी खराब सोच है, ये जो हमारा पुराना माइंडसेट है, इसको भी चेंज करना मॉडर्नाइजेशन ही है। जब अपनी सोसाइटी को एक नया नज़रिया देते हैं सोचने का, एक नया माइंडसेट देते हैं कि वीकर सेक्शन स्पेशली वुमेन के लिए, कि वो भी हम उनके मुद्दे बाहर निकालते हैं, कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट कर दी हमने और पार्टिसिपेशन दिया वुमेन्स का, कि वो भी आगे आए, प्रोसेस में हेल्प करें ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। साथ में हमने ये देखा कि मॉडर्नाइजेशन के चलते हुए हम लोगों ने रिजर्वेशन प्रोवाइड करी, हमारी गवर्नमेंट ने, किन सेक्शंस को, ट्राइबल सेक्शंस को या शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, OBCs को। अब तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी आ चुका है। तो यही मॉडर्नाइजेशन है कि हमें लोगों की सोच को बदलना है और उन्हें ये बताना है कि जाति या लिंग कभी भी किसी के काम करने की क्षमता को डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं कर सकता। लास्ट जो फिफ्थ जो हमारा मेन मोटिव है, जो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के ऊपर ही निर्भर रहना, मेनली फूड ग्रेन्स। इट्स गोल वाज ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान, द बेसिक आइडिया वाज टू प्रिवेंट इंडिया फ्रॉम अननेसेसरी प्रेशर्स ऑफ दोज कंट्री who was suppliers of essential goods to India, like USA threatened India in 1965 to stop the supply of food grains to India if it did not stop the war with Pakistan. ये जो गोल का जो मेन अटेंशन होता है वो शुरू के 7 प्लान्स के अंदर दिया गया। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स निकले 7, उनके अंदर इसको दिया गया, मेन अटेंशन दिया गया। क्यों? क्योंकि बेसिक आइडिया ये था कि जो भी कंट्रीज हमें उस वक्त, भारत को उस वक्त जो फूड ग्रेन सप्लाई कर रही थी, वो भारत के अंदर पॉलिटिकल पावर भी गेन कर लेती थी इनडायरेक्टली। तो उस अननेसेसरी पॉलिटिकल पावर को हटाने के लिए, प्रेशर को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाए। ये करने की जरूरत कब पड़ी? 1965 में। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर हुआ तो USA जो पाकिस्तान की तरफ था, उसने इंडिया को एक धमकी दी कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं रोका तो वो हो सकता है भारत की फूड ग्रेन की सप्लाई बिल्कुल बंद कर देगा। तो ये जो डर था कि कभी सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए हमारी जो पॉलिसीज थी वो इफेक्ट होती थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए हमने एक अपना मेन लॉन्ग टर्म गोल बनाया, क्या? सेल्फ सफिशिएंसी का, ताकि हम लोग क्या हो सकें फूड ग्रेन के अंदर, तो स्पेशली क्या हो सकें, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। तो ये थे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स। एक बार इनको दोबारा देखते हैं। पहला था GDP ग्रोथ, की GDP ग्रोथ हमें करनी ही करनी है, ये हमारा मेन मोटिव होता है। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको हम कभी भी ड्रॉप नहीं करते, हमें एम्प्लॉयमेंट भी पूरी देनी होती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा ना हो कि किसी प्लान में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगले में ना हो, नहीं, ये हर प्लान में ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का जो गोल है वो ऊपर रहता ही है। मॉडर्नाइजेशन, हम हमेशा अपनी टेक्निक को बढ़ाने का ट्राई करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाने का ट्राई करते हैं। सेल्फ सफिशिएंट बनने का हमने देखा है कि कैसे हमारे पर एक प्रेशर बन गया था 1965 में, तो ऐसा प्रेशर दोबारा ना बने इसलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया, इसलिए हमने अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। और आज भी हम इसी गोल के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ फूड ग्रेन्स में नहीं और बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं। अब आती है बात शॉर्ट पीरियड गोल्स की, कि शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड्स ऑफ इकोनॉमी। मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार थोड़ा लिखने में बहुत गलती हो रही है। वेरी की स्पेलिंग गलत आ गई है, प्लान टू प्लांट की स्पेलिंग गलत आ गई है, प्लान लिखना था, वो थोड़ा जल्दी में ध्यान नहीं दिया, उसको आप प्लीज़ इग्नोर करें। जो मैं नोट्स बोल रहा हूँ, मुंह से जो बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ उनको एक बार लिखें। शॉर्ट पीरियड गोल्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन द करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी की जो करंट नीड्स हैं उनके लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए यही शॉर्ट पीरियड गोल्स बनाए जाते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स या ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अपने प्लान के हिसाब से आपको आगे पिक्चर्स में दिख रहे हैं।
जो फर्स्ट प्लान था अप्रैल 51 से लेके 56 तक, उसके अंदर जो मेन हमारा गोल था दैट वाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना इनकम और वेल्थ की। सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना, हैवी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करना। थर्ड प्लान के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। फोर्थ प्लान के अंदर ग्रोथ की प्रोसेस को बढ़ाना, प्राइसेस को स्टेबल करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन आ गई थी तो उनको स्टेबल करना। फिफ्थ प्लान में जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बढ़ाना, खासकर वीकर सेक्शन का, क्योंकि उनमें डेथ बहुत जल्दी होती थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो इन चीज़ों को लिविंग स्टैंडर्ड्स को थोड़ा सही करना। फिर 79 से लेके 1980 तक एक एनुअल प्लान आया, उसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया है, ना ही उसके बारे में जाना ज़रूरी है। सिक्स प्लान के अंदर दोबारा एक 5 ईयर प्लान आया 1980 से 85 तक, जिसके अंदर गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की बात करी गई। सेवन्थ प्लान के अंदर दोबारा से एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को दोबारा से बूस्टअप करने के मोटिव को आगे रखा गया। एट्थ प्लान के अंदर मैन पावर का फुलर यूटिलाइजेशन, सेंचुरी खत्म हो रही थी, सेंचुरी बदल रही थी, सन 2000 आने वाला था, तो तब तक हमें अपनी मैन पावर का पूरा यूटिलाइजेशन करना है, दैट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट देनी है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान यहाँ पे ही लॉन्च हुआ। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स हैं, जो इकोनॉमिक है, जो पॉलिटिकल है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सबको इम्प्रूव करना। नाइन्थ प्लान के अंदर फिर से एग्रीकल्चर और गाँव की डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर्स आपको बुक में आगे देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे टॉपिक्स हैं। ग्रोथ विद प्राइस स्टेबिलिटी, ये ट्विन ऑब्जेक्टिव था कि हमें ग्रोथ करनी है लेकिन साथ में प्राइस स्टेबिलिटी भी रखनी है। चेकिंग द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही थी, सेंचुरी बदली, पॉपुलेशन ने भी अपना पेस और पकड़ लिया, पॉपुलेशन भी हमें यहाँ पर रोकनी थी। 10th प्लान के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर करने की बात करी, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ और कंजम्पशन को बेटर करने की बात करी। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ, हम पढ़ चुके हैं इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, उसकी बात यहाँ पे करी गई। 11th प्लान के अंदर बहुत सारे टारगेट्स की बात करी गई, सिर्फ पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं करना है, साथ में ग्रोथ भी करवानी है। दूसरा एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन दूसरा लाना है, हाई क्वालिटी जॉब्स निकालनी है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। 12th प्लान के अंदर जो 17 तक था, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है। मैंने आपको अभी दिस वॉज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने अभी प्लानिंग का मतलब, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब, उसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी, हमने ये पढ़ा कि लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती हैं, साथ साथ में हमने ये देखा कि प्लानिंग कितने टाइप की होती है। इस चैप्टर का जो आगे का पार्ट है वो एक सेकंड पार्ट की वीडियो बनेगी, वो उसमें आएगा। तब तक आप इस चैप्टर को, इस पार्ट को प्लीज़ जितना आज पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कोई डाउट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ like this video, share this video and do subscribe to our channel. Thank you.